नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा के अंतर्गत हम सॉल्व करेंगे 26 दिसंबर 2021 को द्वितीय यानी सेकंड पाली में आयोजित हिंदी नेट का पेपर। इससे पूर्व इसका एक वीडियो आया था 27 दिसंबर को, यानी 26 दिसंबर को आपका पेपर हुआ था। तो 26-27 दिसंबर को ही शाम को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंतर्गत हमने 40 से 50 प्रश्न सॉल्व किए थे। लेकिन यह उससे अलग वीडियो है। यह नेट एनटीए द्वारा जब ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है उसके बाद का वीडियो है, यानी यह इन प्रश्नों का बिल्कुल वास्तविक उत्तर हैं जिनको आयोग ने माना है और जिनके आधार पर ही आपका रिजल्ट निर्धारित होता है। तो आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी ने इकबाल व रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रूप में आख्यायित किया है? तो किस रूप में आख्यायित किया है? नवोत्थान के कवि के रूप में। सही उत्तर है नवोत्थान का कवि। ऑप्शन पढ़ना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है संस्कृति के 4 अध्याय से ही है। आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसमें ये क्रम इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन पेपर था तो बहुत ज़्यादा इसमें चिंता की विषय नहीं है। प्रश्न यही हैं। जैसे संस्कृति के 4 अध्याय से 2 प्रश्न पूछे तो उनको मैंने एक जगह लिखने का प्रयास किया है, एक जगह संकलित करने का प्रयास किया है, ताकि जब आप आगामी परीक्षा के लिए तैयारी करें, किसी भी परीक्षा के लिए, इसके नेट के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करें तो भी नेट के पुराने पेपर आपको देखने हैं, नेट के लिए तैयारी करें तो भी उपयोगी हैं, और जीआरएफ के लिए तैयारी करें तो भी यह प्रश्न पत्र आपके लिए समान रूप से उपयोगी हैं। नेट परीक्षा के पुराने पेपर करके चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी प्लेलिस्ट में मैं इस पेपर को भी ऐड कर दूंगी। तो आप एक बार अभी करें और एक बार सारे प्रश्न पत्रों को आप क्रमबद्ध रूप से अपनी परीक्षाओं से पूर्व सॉल्व कर लें। इसीलिए इस तरीके से मैंने सेट किया है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब की भाषा कौन सी थी? सही उत्तर है हिंदी। हिंदी ही भाषा थी। अब इस पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टिप्स क्या हो सकते हैं, किन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ताकि नेट के साथ हम जीआरएफ भी क्लियर कर पाएं, इन सब की चर्चा भी वीडियो के मध्य में करते रहेंगे। घनानंद की कविता की विशेषता नहीं है संध्या भाषा। हम सभी जानते हैं कि संध्या भाषा का संबंध सिद्ध साहित्य से या आगे जाकर कबीर की जो उलटवासियां वगैरह हैं वहां पर जाकर इस भाषा का प्रयोग मिलता है। घनानंद से इसका कोई संबंध नहीं है। चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। असाध्य वीणा जो कविता है वह अज्ञे के कौन से काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह है, उसमें जो आपकी असाध्य वीणा कविता संकलित है। प्लेलिस्ट में आपको यह पूरी कविता मिल जाएगी। और साथ ही साथ जब इस कविता को करवाया था तो ये भी मैंने आपको बताया था, यानी ये सब चीज़ें हमारे प्लेलिस्ट से जो भी पूछे गए प्रश्न हैं उनके आगे मैं पी लिख दूंगी, ताकि आपके साथ साथ मैं स्वयं अपना भी मूल्यांकन कर पाऊँ कि जो विषय सामग्री हम चैनल पे पढ़ रहे हैं वो परीक्षा उपयोगी है अथवा हम केवल सिलेबस कवर कर रहे हैं। इसलिए जो प्रश्न पत्र प्लेलिस्ट से पूछे, जो प्रश्न प्लेलिस्ट से पूछे उनके आगे मैं पी लिखती जाऊंगी। गोदान में वर्णित गांव है बेलारी और सेमरी। ये दोनों गांवों का उल्लेख गोदान उपन्यास में किया है। ये दोनों ही फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। गोदान उपन्यास भी प्लेलिस्ट में है, आप सुन सकते हैं। अब गोदान उपन्यास से ही एक कथन पूछा गया है, यह भी प्लेलिस्ट से ही है। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो मेरी आंखें फूट जाएं। तो ये मिस्टर मेहरा मालती से कह रहे हैं। जब वो दोनों शिकार के लिए जंगल में जाते हैं उस प्रसंग में, लगभग उपन्यास के मध्य में यह प्रसंग आता है, तो वहां मेहरा मालती को ये कहते हैं उस पहाड़ी युवती के लिए जो उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। तो ये सभी गोदान से पूछे हुए प्रश्न हैं।
अब गोदान का एक प्रश्न इस तरीके से भी बनता है कि पात्रों को उपन्यास से मेल करना है। लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु के पात्र हैं। अब ये पुराने पेपर में भी हमने करा है, और पुराने पेपर किसमें, प्लेलिस्ट में। रामकृष्ण मेलांचल का पात्र है, मंगल गोवर का लड़का यह गोदान का पात्र, और जुबेर झूठा सच का पात्र है। तो ये पुराने पेपर से आया हुआ प्रश्न है, और पुराने पेपर प्लेलिस्ट में हमने पढ़े हैं, तो ये भी इसके आगे भी पी रख लेती हूँ मैं। इसका मतलब ये हमारे पढ़ाए हुए में से ही पूछे हुए प्रश्न है। हाँ, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक अभी तक नहीं पढ़ी है, और आगे यह पुस्तक भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन वह हमारा जो चैनल है कौन सा वाला, हिंदी बुकशाला, उस पर मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि इस पर हम नोट्स वगैरह करेंगे, और हिंदी बुकशाला पर हम गद्य की अपनी जो रचनाएं, उपन्यास, नाटक, निबंध, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। और इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट नेट परीक्षा को समर्पित है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वीडियो हमारे मतलब के हैं या नहीं है। वैसे सिलेबस साथ में रखिए, बाकी आपकी प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। मुर्दहिया में नन्हू पांडे कौन सी कला में कुशल थे? तो मुर्दहिया का जो पात्र है, मुर्दहिया आत्मकथा है, तो उसके जो पात्र हैं नन्हुक पांडे, वो ढोलक वादन की कला में कुशल हैं। गांधीवादी दर्शन के विरुद्ध बात कौन सी है? साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। गांधी जी के विषय में तो ये गलत है, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि साध्य, आपका लक्ष्य भी शुद्ध होना चाहिए, और उसे को प्राप्ति के लिए जिस साधन का या जिस मार्ग का आप उपयोग कर रहे हो उसमें भी शुचिता होनी चाहिए। तो ये जो उसके विरुद्ध बात है। सही क्रम कौन सा है? चिंता 1942 में लिखी गई थी कविता, और इसके जो राइटर थे वो अज्ञे जी थे। दूसरे नंबर पर आपकी कविता आएगी चांद का मुंह टेढ़ा है। तो ये जो काव्य संग्रह है ये 1964 में प्रकाशित हुआ था, मुक्तिबोध का है। इसके अलावा धूमिल का काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक, 1972 में प्रकाशित है। और उदिता ये शमशेर बहादुर की रचना है, 1980 में प्रकाशित हुई। इस प्रकार आप इन चारों कविताओं को क्रमबद्ध रूप से लगा सकते हैं। यह भी हमारी प्लेलिस्ट से है, क्योंकि पुराने पेपर में जितने भी क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न हैं, जितने भी नाटक हैं, वो सब क्रमानुसार, जितने भी उपन्यास हैं, जितनी भी कविताएं, ये सारे के सारे नोट्स की फॉर्म में मैंने आपको उपलब्ध करवाए थे। नहीं मिले आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आपको नीचे लिंक दे दूंगी। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें प्लेलिस्ट से पूछी हुई हैं। भोजराज की पुस्तक कौन सी है? श्रृंगार प्रकाश। तो यह रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से पूछा हुआ प्रश्न है, और शुक्ल की पुस्तक हमने पूरी की पूरी पढ़ी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लेलिस्ट में से पूछा गया है। उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने क्या वर्णित किया है? यही कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी है, यानी कि तुरंत फल देने वाली है। दूसरी बात क्या कही है कि कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होकर माता पिता और गुरु का अनादर करेंगे। तो ये रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णित है, और उत्तरकांड को प्रक्षिप्तांश भी मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, इसके अलावा इसके और ऑप्शन थे तो वो लिख दिए हैं, बाकी वो जरूरी नहीं है, पढ़ के भी पता चल रहा है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन है? राधाचरण गोस्वामी और काशीनाथ खत्री। तो रामचंद्र तिवारी हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक है रामचंद्र तिवारी, उनकी पुस्तक में आपको यह मिल जाएगा। ऑप्शन में पदम सिंह शर्मा और श्याम बिहारी मिश्र भी दिया था, लेकिन सही उत्तर है भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार राधाचरण गोस्वामी और काशीनाथ खत्री हैं। चतुर्भुज दास के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य है? यही सत्य है कि वो कुंभन दास के पुत्र थे और हितजू को मंगल उनकी रचना थी। ये भी शुक्ल की बुक से पूछा है, तो आप कह सकते हैं कि यह प्लेलिस्ट में से ही पूछा है। परिंदे कहानी के पात्र कौन कौन है? परिंदे कहानी के पात्र हैं डॉक्टर मुखर्जी और डॉक्टर ह्यूबर्ट, और प्रमुख पात्र कौन है? लतिका। तो कहानी से संबंधित एक भी पात्र या एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी कहानियां आपके सिलेबस में सबके सब हमने प्लेलिस्ट में पढ़ी हैं। प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए, अब तक नहीं करी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आगे लेखकों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। राजशेखर का ग्रंथ है काव्य मीमांसा, भट्टनायक का है हृदय दर्पण,
विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण और अभिनव गुप्त का है अभिनव भारती। पुराने पेपर से पूछा हुआ प्रश्न है, अतः ये हमारी प्लेलिस्ट से आया है। एक नया प्रश्न है जो हमने नहीं पढ़ा था। अब तक हमने पढ़ा है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है, उसके कितने भाग हैं और उनको क्रम से लगाइए। यह प्रश्न नेट के पुराने पेपर में हमने पढ़े हैं, लेकिन अब जो पेपर सेट कर रहा है वो चाहता है कि हम पूरी रचना को पढ़ें। जितनी भी रचनाएं नेट के सिलेबस में हैं, जितनी भी कविताएं नेट के सिलेबस में, वो हम सब पढ़ें। इसीलिए वो क्या पूछ रहा है, क्या भवलू क्या याद करूं मैं, बस्ती जिले के कौन से गांव का वर्णन है। तो अमोढ़ा नामक ग्राम का वर्णन है, और ये आप तभी जान पाओगे जब आपने रचना पढ़ी है। चाहे गोदान के प्रश्न हो, चाहे संस्कृति के 4 अध्याय के प्रश्न हो, इनका उत्तर देने के लिए रचना को पढ़ना आवश्यक है। इसीलिए मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगी कि प्लेलिस्ट में जितनी रचनाएं उपलब्ध हैं उनको पढ़िए। हिंदी बुकशाला चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, उसमें जो मैं गद्य करवा रही हूँ, गद्य की रचनाएं, उनको पढ़िए। और शीघ्र ही जो आपकी कविताएं हैं वो भी मैं आपको अर्थ सहित पढ़ाऊंगी, मतलब एक एक कठिन शब्द का अर्थ बताकर। तो जितनी पढ़ा दी हैं, बहुत सारी कविताएं हम पढ़ चुके हैं, वो करिए, और आगे भी आपको मैं करवाती रहूंगी। शामी भाषाओं में शामिल नहीं है, तो फारसी जो है वो शामी भाषा में शामिल नहीं है। इब्रानी, अरबी और हबशी ये शामी भाषाएं। पार्वती, सुखदोई, दौलतराम छोटे, ये कौन सी कहानी के पात्र हैं? तो ये जो देवरानी जिठानी की कहानी, ये जो उपन्यास है, उसके पात्र हैं। कहानी के पात्रों को सुमेलित करना है। प्लेलिस्ट से वही पूछा हुआ प्रश्न है। क्यों प्लेलिस्ट से पूछा है? क्योंकि कहानी हमने सब पढ़ी है। लहना सिंह, उसने कहा था। परिंदे, लतिका, चीफ की दावत, शंभुनाथ इसके पात्र हैं। पर्दा कहानी सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने तो पढ़ी है, प्लेलिस्ट में तो पढ़ा है। तो पर्दा के पात्र हैं पीर बख्श। नाटकों को पात्रों से सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त का पात्र है शकटार। भारत दुर्दशा का पात्र कौन है? महाराष्ट्री। स्कंदगुप्त का पात्र है धातुसेन, और अंधेर नगरी का पात्र है गोवर्धन दास। अंधेर नगरी पूरा की पूरा नाटक, पूरा की पूरा प्रहसन हमने चैनल पे पढ़ा है, और कई प्रश्न अंधेर नगरी से पूछे गए हैं। ईश्वर अंश जीवी अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसमें दार्शनिक कौन सा दर्शन इस पद में व्यक्त हुआ है? तो यह विशिष्टाद्वैतवाद इस पद के माध्यम से व्यक्त हुआ है। बल्लभाचार्य जी का दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद। जहां रामचंद्र शुक्ल ने बल्लभाचार्य शीर्षक करके लिखा है, वहां आपको यह पद मिल जाएगा। इसीलिए इसे पी से हम लिखेंगे कि प्लेलिस्ट से आया है, क्योंकि बुक में इसे हमने पढ़ा था। शिव शंभू के चिट्ठे किसके विरुद्ध लिखे गए थे? तो शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, और लॉर्ड कर्जन के खिलाफ उन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे नाम से निबंध लिखा था। और यह मैं आपको प्लेलिस्ट में सभी निबंध करवा चुकी हूँ, एक के अलावा। तो प्लेलिस्ट से आया हुआ प्रश्न है। अब रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर प्रवृत्त माना है या उन्मुख माना है? तो वो है सिद्ध साहित्य। ठीक है, और ये तो रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल में ही है, तो यह भी प्लेलिस्ट से है। मैत्रेयी पुष्पा का ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है चाक। रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में आपको यह लाइन मिल जाएगी, लेकिन चाक उपन्यास ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ को प्रस्तुत करता है। इष्टाभिधेय वक्रोक्ति रिष्टा वाचम्बलंकृति, इसके रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचना है, रचयिता है भामह। तमस का पात्र कौन नहीं है? तो रिचर्ड, नथु और हयात बख्श, तीनों को हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हिंदी बुकशाला में हम तमस पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जानते हैं। रत तो इसका पात्र नहीं है। कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही क्रम, और मुझे लगता है रत्तों का भी नाम कहीं ना कहीं आगे जाके आएगा। चलिए देखते हैं। कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही क्रम है सूरजमुखी अंधेरे में, मित्रों मरजानी, ए लड़की और समय सरगम। पुराने प्रश्न पत्र से पूछे गए हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट्स में भी मैंने आपको इनको करवाया है, तो प्लेलिस्ट से ही है, ये भी हम पढ़ के गए थे। तो तमस उपन्यास में भी भीष्म साहनी वाला जो वीडियो है मैंने आपको करवा दिया था पेपर से पहले, तो यह भी उस वीडियो में से ही आया है। अब सूरजमुखी अंधेरे में 1972, मित्रों मरजानी 1967, ए लड़की 91
और समय सरगम 2000। तो थोड़ा सा गलत हो गया। फर्स्ट नंबर पे आएगा मित्रों मरजानी, दूसरे नंबर पे आएगा सूरजमुखी अंधेरे में, तीसरे नंबर पर ए लड़की और चौथे नंबर पर समय सरगम। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही क्रम है सूनी घाटी का सूरज 97 में लिखा था, मकान 76 में लिखा था, पहला पड़ाव 87 में लिखा था और विश्रामपुर का संत 98 में लिखा था। तो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही क्रम यह है। पुराने पेपर में से पूछा गया और फिर नोट्स की फॉर्म में भी आपको जो उपन्यास पूछे गए उन सब का संकलन एक जगह करके मैंने बता दिया था। इसके अलावा उपन्यास के नोट्स भी आपको दिए थे। अखियां हरि दर्शन की भूखी, तारक बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुह पिए पिवन पथूकी। तो पथूकी का क्या अर्थ है? पत्ते का दौना। धरती धन्ना अपना में जगदीश चंद्र के जो उपन्यास है उसमें की कथा वस्तु क्या है? तो क्या कथा वस्तु है? पंजाब की पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा है। अंधेर नगरी क्या है? प्रहसन। अंधायुग क्या है? गीतिनाट्य ध्रुव स्वामिनी समस्या मूलक नाटक है और आगरा बाजार लोक नाट्य शैली में लिखा हुआ है। आगरा बाजार की बात तो मैं नहीं करूंगी, बाकी तीनों जो हैं यह प्लेलिस्ट में मैंने आपको बार बार प्रैक्टिस सेट में और पुराने पेपर में बार बार पूछे हुए प्रश्न है। ऐसा कुछ नया नहीं पूछ लिया कि आप नहीं कर पाते। ध्रुव स्वामिनी से कई प्रश्न पूछे हैं और यह अंधेर नगरी से भी पूछा जाने वाला दूसरा प्रश्न है। अंधायुग से भी 3-4 प्रश्न है। कैसे? आगे देखते हैं। नाटकों का सही क्रम लगाना है। सबसे पहले हानुष 1977 में भीष्म साहनी जी का है, लहरों के राजहंस 1963 में, और इसके बाद है 1958 में आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे 1969। तो अब इनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले आएगा आषाढ़ का एक दिन 1958। हिंदी बुकशाला चैनल पे पूरा नाटक ये उपलब्ध है। छोटा सा और बड़ा ही प्यारा मधुर नाटक है, आप इसे जरूर देखिएगा। तो आषाढ़ का एक दिन सबसे पहले लिखा गया, फिर लिखा है मोहन राकेश ने लहरों के राजहंस, और फिर लिखा है मोहन राकेश ने आधे अधूरे। आधे अधूरे आपको हिंदी विषय में साहित्य अर्थात इसी चैनल पे मिल जाएगा। और इसके बाद भीष्म साहनी जी ने 1977 में हानुष को लिखा था। आगे बढ़ते हैं। कुछ पते कुछ चिट्ठियां रघुवीर सहाय की रचनाएं, आत्मा की आंखें दिनकर की रचनाएं, चुकाबी नहीं हूं मैं शमशेर बहादुर की रचना है, कुकुरमुत्ता निराला की कविता है। प्लेलिस्ट से प्रश्न पूछा है क्योंकि पुराने पेपर से यह प्रश्न पूछा हुआ है। बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं चंद्र, राजकुमारी, चंद्र दिधती और सुचरिता। जन्म काल के अनुसार लेखकों को लगाना है। तो सबसे पहले स्वयंभू हुए, दूसरे नंबर पर लुइपा हुए, फिर पुष्पदंत आए और फिर आए हमारे हेमचंद्र जी। क्या लेकर? अपना हिंदी शब्दानुशासन लेकर। ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। नंददास की कृति कौन सी नहीं है? तो कवि प्रिया नंददास की कृति नहीं है। मानमंजरी, रसमंजरी ये तो है, क्योंकि हमने बार बार पुराने पेपर में पढ़ा है कि कवि प्रिया जो है वह केशव की कृति है। चंपादीप कौन सी कहानी में आया है? आकाशदीप नामक कहानी में चंपादीप आया है। ठीक है। कहानी प्लेलिस्ट में पढ़ी है ना, सभी कहानियां पढ़ी है, तो यह प्रश्न भी हमारा पढ़ा हुआ है। ईदगाह कहानी के पात्र कौन से नहीं है? जुम्मन शेख और भजन सिंह। जुम्मन शेख तो पंच परमेश्वर का है, पंच परमेश्वर भी पढ़ी है, ईदगाह भी पढ़ी है। महमूद और मोहसिन ईदगाह के पात्र हैं, जुम्मन शेख और भजन सिंह नहीं है। तो ये कहानी भी कहाँ से है? हमारे पढ़े हुए में से है। लक्ष्मण कौन सी कहानी का पात्र है? तो शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार, उसका पात्र है लक्ष्मण, उसकी प्रमुख पात्र है। तो ये भी हमारा प्लेलिस्ट में से है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन से काव्य संग्रह में है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हमने पढ़ा है और ये कल्पलता नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। शुक्ल ने चंद्रवरदाई के विषय में क्या कहा है? यह कहा है कि यह हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और यह व्याकरण में पारंगत थे। तो ये भी हमारी प्लेलिस्ट से आया है, आदिकाल के अंतर्गत इसको हमने पढ़ा है रासु साहित्य में। और ठीक है। देव के ग्रंथों की संख्या कितनी है? 23। रामचंद्र शुक्ल की बुक से पूरी बुक हमने प्लेलिस्ट में पढ़ी है, तो ये हमारा पढ़ा हुआ आया है। देव के ग्रंथों की संख्या 23। महादेवी वर्मा के संबंध में शुक्ल की क्या स्थापना है? ये भी प्लेलिस्ट से है, लास्ट वीडियो है ये हमारा, है ना, लगभग लास्ट। इसके बाद एक वीडियो हो तो हो, वरना ये पूरी बुक में सबसे लास्ट वाला वीडियो है। महादेवी वर्मा के गीतों का मूल आधार मिलन सुख है? नहीं, वो तो विरह की दीवानी है। छायावादी कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के
के अंतर्गत आती हैं? हाँ, ये शुक्ल ने माना है। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजनाएं? हाँ, यह भी शुक्ल जी ने माना है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं? ये नहीं माना, वास्तविकता उनके गीतों में नहीं, कल्पना अधिक है, ये मानते हैं शुक्ल जी। तो वो गलत हो गया। जहां न धर्म न बुद्ध नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपहु न से जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से उस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया? तो अंधेर नगरी जो है हमने पूरा पढ़ा है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ये गुरु का कथन है, ये इसका कथन है, ये उसका कथन है। तो ये गुरु जी का कथन है जो अंत में वो कहते हैं, जब अपने चेले को मौत से बचा लेते हैं तब ये कहते हैं। देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, छोटा सा प्रहसन है। और तो इस पे पी रख दूं ना, क्योंकि ये भी तो हमारा पढ़ा हुआ ही आया है ना, तो सब कुछ तो अपना पढ़ा हुआ आया है। अंधा युग के संबंध में सही क्या है? सही बात यह है कि आधुनिक भावबोध को रूपायत करने वाले नाटकों में अंधा युग प्रमुख है। दूसरा क्या है कि इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद विकराल रूप में मौजूद है। ठीक है, ये सही है। अब अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यंजित नहीं करता, ये तो गलत है, क्योंकि वो तो आधुनिक त्रासदी को व्यंजित करता है पौराणिक पात्रों के माध्यम से। दूसरा, 18वें दिन की ही कथा पर आधारित है? नहीं, इसमें थोड़ा सा आगे का वर्णन भी आपको मिलता है। तो बी और सी सही ऑप्शन हो गया। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। सबसे पहला नाटक है राज्यश्री, फिर अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी से ये दूसरा तीसरा प्रश्न आ गया। देखिए, मैंने यहाँ पर प्रकाशन वर्ष नहीं लिखे हैं, पहले जो प्रश्न करवाए उनमें लिखा, लेकिन बाद में मुझे ये लगा कि जब हम इन नाटकों को, उपन्यासों को, कहानियों को क्रमानुसार लगा चुके हैं, देख चुके हैं अपने नोट्स में, तो बार बार फिर क्यों लिखें। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें क्रमानुसार लगाए हुए उपन्यास हैं, क्रमानुसार लगाए नाटक हैं, और वही प्रमुख नाटक और उपन्यास पूछे गए हैं, इस पेपर में भी पूछे हैं और आगे भी पूछेगा, वही पूछे, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो ये भी प्लेलिस्ट से आया है। अब कहानियां देख लें तो ये भी प्लेलिस्ट से आई हैं। पहली कहानी थी जयशंकर प्रसाद की ग्राम, दूसरी थी गुदड़साई, तीसरी थी आकाशदीप और चौथी थी इंद्रजाल। ये इनकी कहानियां थी। ठीक है, तो ये सारी कहानी तो अभी हमने नहीं पढ़ी है, क्योंकि नेट के सिलेबस में आकाशदीप है। तो 2 प्रश्न क्रमानुसार लगाने वाले किसके थे? जयशंकर जी के। कृष्णा सोबती के उपन्यास कौन कौन से हैं? मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे में, ए लड़की और समय सरगम। ये क्रमानुसार लगाने थे, लगा दिए। अंधा युग से तीसरा या चौथा प्रश्न पूछ रहा है, युयुत्सु की चिंता क्या है? तो मानव भविष्य की रक्षा कैसे हो, यह युयुत्सु की चिंता है। अंधा युग से कई प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। चुनाव जीतने के 3 तरीके हैं। कौन सा पात्र ने यह कथन कहा है? रामनगर वाली, दुनेवदा वाली और महिवालपुर वाली। तो ये 3 तरकीबें हैं। तो ये कथन कौन कहता है? रुप्पन बाबू कहते हैं। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। तो यह गोदान का पात्र होरी कहता है। मैंने आपसे कहा था कि गोदान से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, तो चौथा प्रश्न यही है, होरी का यह कथन है। सबसे पहले तुम शशि, इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या तुम सबसे ताजी स्मृति हो। तो हम जानते हैं ये जो है शेखर का कथन है, तो ये गलत मैंने लिख दिया है, यहाँ पे शेखर आएगा, ये शेखर का कथन है ना। शेखर एक जीवनी रचना है ना अज्ञे जी की, बस उसी का है। समूचा आर्यवर्त रक्त कर्दम से पिच्छित होने जा रहा है, तो ये लोरिक का कथन है। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। नामवर सिंह का यह कथन है। उनकी जो बुक है कविता के नए प्रतिमान, वहां से ये लिया हुआ है, लेकिन ये बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। ठीक है, अंधेरे में कविता जब मैंने आपको करवाई है, पहले वीडियो में ही मैंने आपको बताया है कि अस्मिता की खोज किसने माना है अंधेरे में कविता को। रामविलास शर्मा ने इसके बारे में क्या कहा है, प्रमुख विद्वानों ने अंधेरे में कविता के विषय में जो कहा है वो मैंने आपको पहले वीडियो में करवाया है। मुक्तिबोध की तीनों कविताएं, ब्रह्म राक्षस,
अंधेरे में, भूल गलती, तीनों की तीनों परीक्षा जो कविताएं हैं प्लेलिस्ट में है। आप लोग प्लेलिस्ट चेक ही नहीं करना चाहते, सब कुछ आपको एकदम हलवा बना के मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, अब आप प्लेलिस्ट ही चेक नहीं करना चाहते। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्लेलिस्ट में नहीं है। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भावावेश पूर्ण होती तो एक बार में उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। तो इससे समझ ही आ रहा है कि यह एक लंबी कविता का अंत नामक कविता से लिया है। अब ये कविता खैर मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन इस प्रश्न को पढ़कर ही ये समझ में आ रहा है कि ये कोई बहुत लंबी कविता रही होगी। आगे बढ़ते हैं। मारारी गिरधर गोपाल दूसराणा कुआं, दधमत घृत काढ़ लिया डांट दिया छुआ। तो किसका है? छुआ का अर्थ क्या है? तो छुआ का अर्थ है मठा, यानी कि छाछ। छाछी तो छोड़ देते हैं, बाकी तो घी, वो कह रही है दूध और मथ कर घी निकाल लिया, काढ़ लिया और बाकी छोड़ दिया, तो छाछी तो छूटेगी ना। नागमती वियोग खंड के विषय में सत्य कथन क्या है? तो नागमती वियोग खंड मैंने आपको पढ़ाया है, और पढ़ाया है तो फिर ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा तो इस पे हम पी लिख लेते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट से अब कैसे। यह 12मासा शैली में लिखा गया है, बिल्कुल ये चीज मैंने आपको समझाई थी। 12मासा की शुरुआत जायसी ने की है, बिल्कुल गलत, क्योंकि जब शुक्ल की बुक में मैं आपको वीसल देवरासो पढ़ा रही थी तब, और उसके बाद पुराने पेपर में, और तीसरी बार प्रैक्टिस सेट करवाते समय आपको बताया था कि 12मासा की शुरुआत तो वीसल देवरासो में ही हो गई। अब भैया जायसी का क्या काम, वो तो आदिकाल में ही रासो साहित्य में ही हमने देख लिया, गलत हो गया। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक नए महीने का उल्लेख किया, बिल्कुल गलत बात है, कोई नए महीने का उल्लेख नहीं किया। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी जान पड़ती है, ये तो उसके हर पद में व्यंजित है, तो अ, ए और डी सही उत्तर हो गया। इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक कौन सा है? वाल्तेयर। भाई ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया। कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अविराम इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा जाता है? तो ज्ञान, क्रिया, ज्ञान इच्छा, कुछ क्रिया भिन्न है, अभिलाषा की पूरी हो मन की, ऐसा करके है, अभी ठीक से याद नहीं है। तो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये 3 हैं जिनको शिव की महाचिति कहा जाता है। बादल को घिरते देखा है कविता के विषय में, सही कथन क्या है? सही यह है कि नागार्जुन का जो बादल है वो कल्पना प्रसूत नहीं है, ये सही कथन है, ठीक है। और दूसरा कथन सही क्या है कि इसमें किन्नर किन्नरियों की स्वच्छंद जीवन के इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन की अनुभव्यात्मक दृश्य है, ठीक है। तो ये सही है, ये 2 कथन इसके विषय में सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब स्थापना और तर्क के 5 प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं, इस बार भी पूछे गए थे, और 5 प्रश्नों का संकलन मैंने एक जगह पर आपके लिए कर दिया है, ताकि, क्योंकि देखिए अब इस पेपर में क्या आप कर आए, कौन सा गलत हो गया सही हो गया, उससे कुछ लेना देना नहीं है। यह पेपर आपकी आगे वाली परीक्षा के लिए कैसे उपयोगी हो, आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फर्स्ट ग्रेड या किसी अन्य परीक्षा के लिए कैसे आवश्यक हो, ये देखना है। तो देखिए 5 प्रश्न एक जगह रख दिए हैं, लिख दिए हैं, अब देख लेते हैं। फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होते हैं, सही बात है, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। फ्रायड को तो ऐसा ही लगता है, तो फ्रायड के अकॉर्डिंग ये दोनों बातें सही हैं। कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है, मनुष्य के हृदय की प्रकृति अवस्था कविता से संबंध है। तो कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, सिलेबस में है, आपको पढ़ाया है। बार बार आपसे एक चीज कही है कि श्रद्धा और भक्ति सिलेबस में नहीं है, कविता क्या है सिलेबस में जो है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के प्रश्नों से रामचंद्र शुक्ल के निबंधों से गद्यांश बनते हैं और स्थापना और तर्क वाले प्रश्न बनते हैं। सभी के सभी स्थापना और तर्क की अलग से प्लेलिस्ट बना के आपको बिल्कुल हलवा बना के रख दिए, बस प्लेलिस्ट चेक करनी है, उसी से पूछा हुआ प्रश्न है, सही हो गया, दोनों बातें सत्य हैं। आगे बढ़ जाते हैं। जॉक देरिंदा मानता है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, सही है, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ भिन्नार्थी होते हैं, सही बात है। अब मेरी किसी बात को आप अपने अनुसार देखोगे, इसमें कोई
दो राय नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि मेरी प्लेलिस्ट चेक करिए, तो आप में से बहुत से विद्यार्थी तो इस बात से उत्साहित होंगे कि वाह मैडम ने प्लेलिस्ट में बहुत सारी विषय सामग्री डाल रखी है और हमें आराम से बैठे बिठाए मिल रही है, चलो पढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे, अरे ये मैडम पेपर कराते समय बार बार बता रही है कि प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट चेक करो, अपने चैनल का प्रचार कर रही है। तो मेरी इस एक बात का कि आप प्लेलिस्ट चेक करिए, आप अपनी भावना के अनुसार अर्थ लगाने को स्वतंत्र हैं, और यही स्पष्ट करना चाहता है आपके तीसरे नंबर का प्रश्न। तो ये दोनों बातें सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। बिल्कुल सही, क्योंकि श्रम के बिना साहित्य की परिकल्पना असंभव है। ये तो गलत है भाई, कल्पना परिकल्पना तो आप कर ही सकते हो ना, उसमें क्या बात आ रही है। कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। यस, ठीक है, क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है नहीं, साधन हो सकती है कल्पना, लेकिन साध्य नहीं। लक्ष्य तो काव्य का कुछ और ही होता है। तो ये भी कविता क्या है, निबंध से ही लगभग आप इसको अर्थ ले सकते हैं। बाकी डिटेल में मैंने आपको निबंध पढ़ाया है, प्लेलिस्ट चेक करिएगा, रामचंद्र शुक्ल के निबंध वाली मिल जाएगा। उच्चारण स्थल है, ओष्ठ से कौन सा है, प, और त का उच्चारण स्थल है दंत्य, ग का है कंठ और च है तालव्य। ठीक है। अभिज्ञान से संबंध कथानक, अभिज्ञान का संबंध किससे था, कथानक से, अभिनय वगैरह से नहीं था। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो किसान नहीं है, क्योंकि तत्सम शब्द क्या होगा, कृषक। कौन से कवि का उपनाम हितैषी है, तो जगदम्बा प्रसाद जी का उपनाम हितैषी है। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चहर रीतिकाल से भी बढ़ी चढ़ी है। तो जो आलोचक हैं बाबू गुलाब राय, उन्होंने ये बात कही है और कहीं ना कहीं हमने इसे पढ़ा भी है। अरे यायावर रहेगा याद में कौन से ये जो है संकलित हैं, ये यात्रा वृत्तांत, तो एक माजुली और बहता पानी निर्मला, ये दो यात्रा वृत्तांत इस काव्य यात्रा कई जो है ना, ये यात्रा वृत्तांतों का जो संग्रह है इसमें संग्रहित है। ये अज्ञे का है, अरे यायावर रहेगा याद। मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। कौन सा तत्व नहीं है, यांत्रिक भौतिकवाद। और कौन कौन से तत्व हैं, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, आधार और अधिरचना, ये उसके पक्ष में है। लेकिन यांत्रिक भौतिकवाद यह विपक्ष की बात है, उसका तत्व नहीं है। जिंदगी नामा उपन्यास में क्या वर्णित है, तो जिंदगी नामा में क्या वर्णित किया है लेखिका ने, 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों के पंजाब के किसान ग्रामीणों के जीवन का चित्रण किया है। और दूसरी चीज क्या है, परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। इतना उन्होंने पंजाबी भाषा के शब्द इसमें लिए हैं। तो ये जिंदगी नामा उपन्यास की विशेषताएं हैं। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या है। मेरी तिब्बत यात्रा पूरा यात्रा वृत्तांत चैनल पे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। सब अभी हाल ही में हमने पढ़ा है, पढ़ लीजिएगा तो आप आसानी से जान जाएंगे। संस्कृत निष्ठ और तर्कपूर्ण बात कहते हैं राहुल संस्कृत्ययन, बिल्कुल। और दूसरा युग विशेष का आभास देने वाली है। ठीक है, मैंने आपको बार बार उसमें ये चीज बताई थी कि तत्कालीन संस्कृति का भी ज्ञान हमें उस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से होता है। कमलेश्वर के कहानी संग्रह कौन से हैं, राजा निर्वंशिया चैनल पे पढ़ा है, कस्बे का आदमी, ये उसके कहानी संग्रह। प्रेमचंद की कहानियों का क्रम पूछा है, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं और प्रेरणा। तो ये दो तो हमने पढ़ी रही है, पंच परमेश्वर और बूढ़ी काकी, सही क्रम भी आप लगा लेंगे। प्रेमचंद की एक बुक है प्रेम मंजूषा, जो आईएएस के सिलेबस में है, उसी की कहानियों को क्रमानुसार लगाने के लिए अधिकतर पूछा जाता है। तो हिंदी बुकशाला पे हम बाकी प्रेमचंद की कहानियां सुन लेंगे। परीक्षा उपयोगी कहानी आप देख लीजिएगा। बाकी आप हमेशा हिंदी बुकशाला से जुड़े रहिए, हिंदी साहित्य की बेहतरीन कहानियां और रचनाएं आपको उस चैनल पे मिलेंगी। ध्रुव स्वामिनी से तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ध्रुव स्वामिनी का मूल प्रतिपाद्य क्या है। क्या है, यह दो चीजें हैं, स्त्री उपहार में देने वाली वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति मानकर अत्याचार न करे, है ना। ठीक है, तो यही बात है। दूसरी, स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है ना। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी समस्या मूलक नाटक है, नारी मुक्ति की बात करता है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। भारत दुर्दशा के बारे में क्या सही है, यह सही है कि यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, यह सही है। और दूसरा, यह विचार प्रधान नाटक है, ये दोनों ही बातें सही हैं। राष्ट्रपति का आदेश
पारित हुआ 1955 में। संसद की राजभाषा समिति के सुझाव आए 1959 में। राजभाषा अधिनियम बना 1963 में और संकल्प पारित हुआ 1968 में। सही है ये बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, घनानंद की कविता के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं, बिल्कुल सही है। और घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। मैंने आपको पढ़ाया था कि सुजान ईश्वर के अर्थ में भी है और सुजान उनकी प्रेयसी का नाम भी है। तो जो चीजें पढ़ाई हैं वो आई भी है। आपका बंटी हिंदी, जब मैंने अपने चैनल की शुरुआत इसी उपन्यास से की थी, पूरा के पूरा उपन्यास मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है। तो तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या है बिल्कुल, और दाम्पत्य संबंधों का विघटन कैसे होता है ये भी बताया है। तो ये दोनों ए और डी सही उत्तर हैं। जरूर पढ़ लीजिएगा आप, जरूर। अभी तक नहीं पढ़ा है तो पूरी कृतियां आपको पढ़नी पड़ेंगी, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। इस बार जो पेपर बना है बिल्कुल सिलेबस को सामने रख के बनाया है। नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही कथन कौन सा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की बृहत्त्रयी के रूप में परिनिष्ठित किया, बिल्कुल सही है। और दूसरी सही बात क्या है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। तो हम सभी जानते हैं कि स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। आगे पढ़ते हैं, मैं नीर भरी दुख की बदरी का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो कविता पूरी पढ़नी पड़ेगी तभी मूल प्रतिपाद्य पता चलेगा। तो पूरी कविता पढ़ने पर क्या पता चलेगा कि स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है और स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती रहती है। तो ये दोनों बातें इस कविता के अनुसार सही है। अब इनमें भाव देखना था, एक तरीके से दर्शन ढूंढना था। तो कीर का प्रिय आज पिंजरा खोल दो। तो जब पिंजरा को खोलने कर मुक्त गगन में उड़ने की बात हो रही है तो जागृति के भाव व्यक्त हो रहे हैं। ठीक है, स्त्री जागृति। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, उषा घट तारा नागरी, कुछ ऐसा ही है ना। तो जागरण गीत है ये जो जमुना के से कछार, पद पंद पटे विवाही के उधा। तो सामाजिक विसंगति है। और इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम। तो ये क्या है? ये दार्शनिकता की बात इसमें कही गई है। तो ये इसके जो है भाव हैं या दार्शनिक इसके क्या गुण इनमें से व्यक्त हो रहा है वो चीज है। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच लागू मत करो। तो नक्सलबाड़ी कविता के रचयिता हैं धूमिल, वहां से यह पंक्ति ली गई है। कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। तो किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? तो इसमें कबीर का पूर्णतः आत्मसमर्पण है ईश्वर के प्रति। बकरी नाटक से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? कि यह स्वातंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये सही बात है। और इसके गीत, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। तो दो सही है, कौन कौन से? स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सही है। और नौटंकी शैली का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। कमलेश्वर ने नई कहानी के विषय में क्या कहा गया? कमलेश्वर कहते हैं कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। ए और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं, पुस्तक को लेखक के साथ सुमेलित करना है। केश पद्माकर की काव्य साधना अखौरी गंगा प्रसाद सिंह की है, सही है। और प्रसाद की काव्य साधना ये रामनाथ लाल सुमन की रचना है। अब केशव की काव्य कला कृष्ण शंकर की है और गुप्त की काव्य कला सत्येंद्र की है, लेकिन सही उत्तर होगा सी और डी। पद्माकर की गंगा प्रसाद जी ने लिखी है और प्रसाद की काव्य साधना पर किसने लिखा है? रामनाथ लाल सुमन ने। तो ये इसका सही उत्तर हो गया। कुल मिला के आपको एक बात समझ में आ रही है? समझ में जो मुझे आ रहा है वो तो इतना ही है कि आपको रचना पूरी पढ़नी पड़ेगी। कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है, एलिजाबेथन असेज। और कौन कौन सा है? द टेबल टॉक, लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। जन्म काल के अनुसार लेखकों को लगाना है बाल मुकुंद गुप्त, ये आ गए अपने भारतेंदु के काल के। अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के हैं, रामदरस मिश्र, और फिर आएंगे हमारे विवेकी राय।
खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। नाम से ही स्पष्ट है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। और हमने चैनल पे इस कहानी को पढ़ा है, प्रेमचंद जी की कहानी है। ग्रंथों का सही क्रम है रिपब्लिक, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, असेज एशियंट एंड मॉडर्न, एंड माइंड एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये 3-4 प्रश्न हैं जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से पूछे गए हैं, भारतीय काव्य शास्त्र से कुल मिला के 3-4 प्रश्न ही पूछे गए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ हेल्प आपको मिलेगी। इन प्रश्नों को रट लीजिएगा, कुछ प्रश्न अवश्य ही रिपीट होंगे। इसके माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए कि रचना पूरी पढ़नी है, कविता पूरी पढ़नी है और उसके मूल प्रतिपाद्य को भी हमें समझना है। पात्र परिचय सब कुछ हमें याद होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।